तो आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर घर में इस्तेमाल होता है। आपने ऑलपर्स दूध इस्तेमाल किया होगा, आपने तरंग का ऐड देखा होगा और आपने ओमोर की आइसक्रीम भी ट्राई की होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स कितने फेमस हैं या कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं, बल्कि सवाल ये है कि इन प्रोडक्ट्स के पीछे जो कंपनी है क्या वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीजलैंड कैंपेना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड की, यानी FCEPL, जिसके फर्स्ट क्वार्टर साइक्लिकल ईयर 2026 के रिजल्ट ने एक बहुत ही अच्छी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। तो आज इस वीडियो में हम FCEPL का एक 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इस पूरे सेक्टर का एनालिसिस, ये कंपनी किस तरह काम करती है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 का रिजल्ट्स और उसकी परफॉर्मेंस, शेयर की वैल्यूएशन और इस शेयर की प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट 52 वीक्स। इसी के साथ हम कुछ रिस्क्स और फ्यूचर आउटलुक्स भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो FCEPL का पूरा नाम है फ्रीजलैंड कैंपेना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर में इंक्लूडेड है। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो कोर आइडेंटिटी है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन डेजर्ट्स बिजनेस में आती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कंपनी का मेन बिजनेस समझें तो मिल्क कलेक्ट करना, उसे प्रोसेस करना, पैकेज करना और आगे एंड कंज्यूमर तक पैकेज्ड फॉर्म में मिल्क पहुंचाना। इसका कोर पोर्टफोलियो ऑलपर्स, तरंग और ओमोर प्रोडक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलपर्स कंपनी का UHT मिल्क कैटेगरी में एक फ्लैगशिप ब्रांड है। इसी तरह जो तरंग है वो एक टी वाइटनर है, यानी चाय की पत्ती, और इसके अलावा ओमोर में सीजनल प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम वगैरह आती है। इसके अलावा ऑलपर्स के अंदर ऑलपर्स क्रीम, ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क और इस तरह के कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यानी FCEPL तकरीबन पूरी डेयरी वैल्यू चेन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो FCEPL का जर्नी तकरीबन 2005 में स्टार्ट हुआ एंग्रो फूड्स के नाम से, जब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड था। इसके बाद तकरीबन 2007 में ऑलपर्स ब्रांड आया, फिर 2009 में तरंग, उसके बाद ओमोर भी लॉन्च हुआ और 2016 में कंपनी के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड पॉइंट आया जब एक रॉयल डच डेयरी जायंट ने, जो नीदरलैंड्स की एक कंपनी है फ्रीजलैंड कैंपेना, उसने एंग्रो फूड्स के अंदर तकरीबन 51% स्टेक होल्डिंग की और इसका मेजर शेयर होल्डर बन गई। 2019 में इसका नाम FCEPL हुआ और अब ये FCEPL के नाम से रजिस्टर्ड है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है। FCEPL की स्ट्रेटेजिक होल्डिंग के बाद इस कंपनी के पास उस पेरेंट कंपनी का तकरीबन 150 साल से ज्यादा का तजुर्बा आया, R&D इनसाइट्स आई, वैल्यू चेन के काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स और इस तरह की कई सारी चीजों का एडिशन हुआ, जिसके बाद इस कंपनी में एक काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और FCEPL के लिए ये एक अहम टर्निंग पॉइंट था। तो आज कंपनी के पास सक्खर और साहिवाल में 2 बड़े डेयरी प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और इसके अलावा तकरीबन 1300 से ज्यादा मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। इसी तरह इनके पास अटक में एक नारा विलेज है जहां पर इनका पूरा डेयरी फार्म है, जहां पर तकरीबन 6200 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन काउज हैं और ये एक दिन में तकरीबन 35,000 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके ऑल अक्रॉस पाकिस्तान तकरीबन 1600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो इसकी वैल्यू चेन की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ माने जाते हैं। तो FCEPL का जो बिजनेस है वो तकरीबन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसकी मिल्क प्रोक्योरमेंट आएगी, उसके बाद प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और फिर एंड पर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड पुलिंग। तो कंपनी मिल्क कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट फार्मर्स, फ्रॉम डिफरेंट डेयरी फार्म्स, उसके बाद उसे पैकेज किया जाता है, पैकेज मिल्क में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स तक उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां वो सेल होता है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। तो FCEPL का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्केल है और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्केल किसी भी वजह से हर्ट होता है, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो इसका जो एंड इफेक्ट है वो या तो कंज्यूमर पर आएगा या फिर इनकी अल्टीमेटली सेल्स कम हो जाएंगी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगी। तो कंपनी में मजीद डीप डाइव करने से पहले हम ओवरऑल पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर की स्टोरी समझ लेते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर माना जाता है और इसी तरह कंजम्पशन में भी इसका नंबर टॉप 10 में आता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज तकरीबन 115 मिलियन लीटर दूध इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन 1,15,000 मेट्रिक टन बनता है। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन मसला ये है कि इसका जो 95% हिस्सा है वो लूज मिल्क की फॉर्म में खरीदो फरोख्त किया जाता है। अब लूज मिल्क का मतलब है जो हम दूध गवालों से खरीदते हैं या डेयरी फार्म्स वगैरह से जाकर डायरेक्टली परचेज करते हैं, उसके ऊपर बेसिकली उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। यही वजह है कि वो पैकेज मिल्क से तकरीबन 70 to 80% सस्ता मिलता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग अफोर्डेबिलिटी की वजह से लूज मिल्क को प्रेफर करते हैं, ना कि पैकेज UHT मिल्क को। सो पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 95% मिल्क रॉ फॉर्म में कंज्यूम होता है, जबकि सिर्फ 5% दूध ऐसा है जो UHT प्रोसेसिंग से गुजर के हम तक पहुंचता है पैकेज फॉर्म में, जैसे
जैसे ऑलपर्स, मिल्क पैक वगैरह। यानी FCEPL का ओरिजिनल कंपटीशन सिर्फ नेस्ले या अदर पैकेज ब्रांड्स के साथ नहीं बल्कि लूज मिल्क के साथ भी है। यही वजह है कि GST, प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी और इन्फ्लेशन वगैरह FCEPL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर माना जाता है। बात करते हैं FCEPL की अर्निंग्स की। साइक्लिकल ईयर 2020 में कंपनी की नेट सेल्स तकरीबन 44 अरब के करीब थी, जो अब बढ़कर 104 अरब के करीब पहुंच गई हैं। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू 5 साल में मोर देन डबल हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी तरह 1.5 अरब से इंप्रूव होकर तकरीबन 8 अरब के करीब पहुंच गया है। ये इस बात को प्रूव करता है कि कंपनी ने अपना स्केल इंक्रीज किया है और इसी तरह अपने मार्जिन्स भी ग्रो किए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में सेल्स ग्रोथ काफी नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टर ये भी देखता है कि आया आपकी सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। 2025 FCEPL के लिए काफी इंटरेस्टिंग साल था। सेल्स 107 अरब से 104 अरब पर आ गई, जो कि तकरीबन 2.5% का रिडक्शन था। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.2 बिलियन से बढ़कर 2.7 बिलियन पर आ गया। अर्निंग पर शेयर भी 2.87 से इंप्रूव होकर 3.51 पर स्टैंड कर रही थी। इसी तरह कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। अब ये मार्जिन्स FMCG स्टैंडर्ड्स पर कोई बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन स्टिल कंपनी की डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब सवाल ये है कि सेल्स रिड्यूस होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुआ। तो साल 2026 में जो फाइनेंस कॉस्ट 3.3 अरब थी, वो 2025 में कम होकर 1.18 अरब पर आ गई। इंटरेस्ट बर्डन कम हुआ और इसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब इस पॉइंट को अगर आसान अल्फाज में समझाऊं कि कंपनी का अगर ऑपरेटिंग बिजनेस प्रेशर में भी हो, लेकिन अगर उसका जो टैक्स बर्डन है या जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम हो जाए, शार्पली डिक्लाइन कर जाए, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है, जो बॉटम लाइन है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अब आ जाते हैं साल 2026 के पहले क्वार्टर में, जिसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो किया। इसकी अर्निंग्स में एक स्ट्रांग मूवमेंट नजर आई। सेल्स तकरीबन 28.74 बिलियन पर पहुंच गई, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में तकरीबन 10% की ग्रोथ दिखाई। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.85 अरब तक पहुंच गया और अर्निंग पर शेयर भी तकरीबन 2.41 रुपए पर स्टैंड की, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर 1.42 EPS से काफी ज्यादा थी, तकरीबन डबल। तो इसे अगर हम आसान अल्फाज में वैल्यूएशन पॉइंट से देखें तो कंपनी ने 2025 में जो टोटल EPS गेन की वो तकरीबन 3.51 थी और इसने साल 2026 के पहले क्वार्टर में ही 2.41 का EPS दिया। इसका मतलब है कि इसने अपने पूरे साल के टारगेट का तकरीबन 70% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि आप इस EPS को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी एनुअलाइज्ड अर्निंग तकरीबन 10 पर ले जाएं। इसमें एक सीजनेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो फ्रोजन डेजर्ट्स हैं वो सीजनल हैं, हाईली सीजनल। डेयरी और फ्रोजन प्रोडक्ट्स में सीजनेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। इसी तरह कॉस्ट एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। और इसी तरह एक अहम खबर जो आ रही है बजट से रिलेटेड कि GST में इनको रिलीफ मिल सकता है पूरे फूड सेक्टर पे। जो पैकेज मिल्क के ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन 18% है, तो खबर आ रही है कि ये कम होकर 10% पर आ जाएगा, यानी इसमें 8% की कमी देखी जाएगी। सो होपफुली जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी, ऑलरेडी ये हो चुका होगा इम्प्लीमेंट और इसकी वैल्यूएशन जो है वो हम आज आपको इसी वीडियो में बता देंगे। बट स्टिल अगर हम कंपनी को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो इसने एक बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया और आगे भी हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करूं तो इनके मेन 2 ही सेगमेंट हैं, एक डेयरी रिलेटेड और दूसरा फ्रोजन डिजर्ट्स। तो डेयरी सेगमेंट में कंपनी ने तकरीबन 25.8 अरब की सेल्स की, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से तकरीबन 10% का इजाफा था। और इसी तरह फ्रोजन डिजर्ट्स में इनकी तकरीबन 3 अरब की सेल थी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 31% का इजाफा था। इसका मतलब ये है कि डेयरी सेगमेंट एक कोर इंजन है, लेकिन जो फ्रोजन डिजर्ट्स का सेगमेंट है वो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है सीजनेबिलिटी में। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रोजन डिजर्ट्स का जो सेगमेंट है वो सीजनेबिलिटी के साथ लिंक्ड है और समर सीजन में नेचुरली इसकी डिमांड इंक्रीज कर सकती है। सो होपफुली वी कैन सी 20 to 30% मोर इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ दिस सेगमेंट। तो अगर कंपनी ओमोर ब्रांड को डाइवर्सिफाई करती है और इस पर थोड़ा ध्यान देती है, सो होपफुली इट्स मार्जिन कैन इंक्रीज इवन मोर फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। अब वैल्यूएशन पर आने से पहले इसकी शेयर प्राइस मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें 52 वीक लो तो वो तकरीबन 63 से 64 रुपए रहा और 52 वीक हाई तकरीबन 118 रुपए था। FCEPL के शेयर प्राइस में जो हमें अपवर्ड ट्रेंड नजर आया वो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद देखा गया। इसका मतलब है कि लोअर लेवल से स्टॉक ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। तो इस स्टॉक प्राइस मूवमेंट की मेजर तकरीबन 4 वजूहात थी। तो सबसे पहले तो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट जो था दैट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर द मार्केट। इसी तरह जो फाइनेंस कॉस्ट कम हुई। नंबर 3 पर देखें तो GST रिलीफ एक्सपेक्टेशन, आई वुड टॉक अबाउट इट इन द लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो। और नंबर 4 पर लो फ्री फ्लोट।
FCEPL का जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 10% है। 51% शेयर होल्डिंग इसकी फ्रीजलैंड कैंपिना की है इसमें, जो नीदरलैंड्स की कंपनी है। तकरीबन 39% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज बाय एंग्रो फूड्स, और जो रिमेनिंग 10% है वो जनरल पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स में जब डिमांड आती है, जब तेजी से डिमांड इंक्रीज करती है, तो इनकी प्राइस मूवमेंट शार्प हो जाती है। लेकिन ये पॉइंट दोनों तरफ सेम अमल करता है। इन शेयर्स की प्राइस तेजी से डिक्लाइन भी कर सकती है और ग्रो भी कर सकती है। इसीलिए FCEPL में रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रिस्क एंड फ्यूचर आउटलुक्स ऑफ द कंपनी इन द लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो अब बात करते हैं GST की, जो इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज द होल सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द GST, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो लूज मिल्क के साथ है। लूज मिल्क 0% टैक्स पे काम करता है और इनको तकरीबन 18% टैक्स देना पड़ता है, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन काफी हर्ट होते हैं। तो GST कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि ये एक पास थ्रू टैक्स है जो कंपनीज कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देती हैं। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर आ सकता है और इसी तरह इसकी सेल्स और डिमांड पर भी आ सकता है। 12 जून को जो बजट आ रहा है, इसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो GST 18% है पहले पैकेज मिल्क पर, वो कम होकर 10% हो जाएगा। तो पैकेज मिल्क की जो कंज्यूमर प्राइस है, जो एंड कंज्यूमर प्राइस है, वो तकरीबन 6.8% से कम हो सकती है। यानी कि जो ऑलपर्स का अभी 1 लीटर का पैक 370 रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो वो कम होकर तकरीबन 350 पर आ सकता है या 345 पर आ जाएगा। और इससे जो प्राइस गैप है लूज मिल्क और पैकेज मिल्क में, वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली लोग जो कंज्यूमर हैं वो शायद पैकेज मिल्क की तरफ ज्यादा मूव करें, और इसी तरह इन कंपनीज के रेवेन्यू में एक ग्रोथ नजर आ सकती है। जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हासिल होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होगा, तो अल्टीमेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि ये जो GST रिलीफ की न्यूज है, ये FCEPL के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट न्यूज नहीं है, बल्कि ये इस कंपनी के लिए मार्जिन एंड वॉल्यूम रिकवरी कैटलिस्ट बन सकते हैं। अगर नंबर्स के हिसाब से इसका इफेक्ट देखें नेट प्रॉफिट में, तो जो नेट प्रॉफिट है वो 8 से 15% तक इंक्रीज हो सकता है। दिस इज अ रेंज आई एम गिविंग यू। जो करंटली नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.7 के अराउंड था FCEPL का, वो इंक्रीज होकर तकरीबन 3 पर जा सकता है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर FCEPL अगर ये GST रिलीफ मिल जाता है। सो इट वुड बी अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल अदर ब्रांड्स एज वेल, जो भी पैकेज मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो इसके हमने 3 केस डेवलप किए हैं। कंजर्वेटिव केस में अगर हम मान लेते हैं कि GST का रिलीफ नहीं मिलता, जो GST है वो 18% ही रहता है, तो स्टिल जो इसकी फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स रिकवरी हमने देखी है, उसी की बेस पर इसकी अर्निंग पर शेयर में 45 से 50 पैसे का इजाफा हो सकता है। इसी तरह अगर हम बेस केस में देखें तो इसमें 65 से 70 पैसे का इजाफा हो सकता है अर्निंग पर शेयर। जबकि अगर हम इसमें बुल केस अगर सिनेरियो देखते हैं तो कंपनी की EPS तकरीबन 1 रुपए से बढ़ सकती है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट जो सेक्टर का बेंचमार्क है दैट इज नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। इसके अलावा नेशनल फूड्स भी एक ग्रोथ स्टोरी है, और हम FCEPL को नेशनल फूड्स, नेस्ले पाकिस्तान और प्रीमा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो ईच कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। अगर FCEPL के ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो हमें ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव लगता है। लाइक अगर हम 2025 की अर्निंग पर शेयर देखें जो 3.51 थी और करंट मार्केट प्राइस 106 है, तो अगर हम इसका PE निकालें तो वो तकरीबन 30 के करीब बनेगा। सो वी कैन से दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनी को पास्ट अर्निंग्स पर वैल्यूएट करना चाहिए या फ्यूचर अर्निंग्स पर। लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइक्लिकल ईयर 2026 का रिजल्ट देखें, जो हमने मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखी, जो हमने फाइनेंस कॉस्ट में रिडक्शन देखी, जो हमने EPS में मार्जिन रिकवरी देखी, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो सकती हैं। तो हम इसको फ्यूचर PE पे इवैल्यूएट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की ही EPS को आगे एनालाइज करते हैं तो वो तकरीबन 9, 9.5 या 10 के करीब पहुंचेंगी। तो अगर 6.5 की EPS हो या 7 रुपए की EPS हो और 18 या 19 का PE हो, तो इस कंपनी की जो बेस वैल्यू बनती है, जो टारगेट बनता है, वो तकरीबन 128 बनता है। और अगर इसकी यही EPS 9, 9.5 या 10 तक पहुंच जाती है तो यही इसका जो टारगेट है वो 150 से 156 के दरमियान पहुंच सकता है, जो कि करंट प्राइस से तकरीबन 42% का अपसाइड दे सकता है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ्स की। FCEPL की फर्स्ट स्ट्रेंथ है इसकी ब्रांड रिकॉग्निशन या ब्रांड इक्विटी। ऑलपर्स पाकिस्तान के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक है। कंज्यूमर फूड बिजनेस में ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर कंज्यूमर को आपके ब्रांड पर ट्रस्ट है तो अल्टीमेटली आपका जो रिपीट परचेज फैक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा फ्रीजलैंड कैंपिना जो कि ग्लोबल ट्रस्टेड ब्रांड है, उसका R&D इनोवेशन, उसके अलावा ब्रांड स्ट्रेंथ, क्वालिटी कंट्रोल और इस तरह के कई सारे स्ट्रेंथ फीचर्स जो हैं वो इनके साथ अटैच हो जाते हैं। इसी तरह इनका एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ फैक्टर है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल नेटवर्क भी है। इसी तरह इनकी स्ट्रेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनका रिटेल नेटवर्क, इनका फॉर्मल डेयरी थीम और इसके अलावा इनका ऑपरेटिंग लेवरेज माना जाता है। अब अगर रिस्क की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा लूज मिल्क के साथ जो कंपटीशन है, जो एक प्राइस गैप है, वो आता
है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक हाईली इन्फ्लेटेड कंट्री है जिसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत कम है, तो अगर इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज करती है तो जो पैकेज मिल्क की प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है उसे कंज्यूमर प्रेफर नहीं करता और वो अल्टीमेटली लूज मिल्क की तरफ जाता है, जिससे इन कंपनीज का वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट मार्जिन हर्ट होते हैं। इसी तरह इनका कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रीमा से, नेस्ले पाकिस्तान से और नेशनल फूड से। और इसके इंपॉर्टेंट रिस्क में इसकी वैल्यूएशन आ सकती है जो ज्यादातर अभी हमारे फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर डिपेंड कर रही है, और इसके अलावा जीएसटी रिलीफ जो एक्सपेक्टेड है उस पर डिपेंड कर रही है। अगर ये जीएसटी रिलीफ नहीं मिलता और कंपनी ने जैसा फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया वैसा रिजल्ट नहीं दोबारा डिलीवर कर पाती तो अल्टीमेटली जो इसकी शेयर प्राइस है वो 110 से 120 के दरमियान कहीं कंसोलिडेट कर सकती है। सो एफसीईपीएल इज नॉट अ सिंपल डीप वैल्यू स्टॉक। इसकी जो फर्दर वैल्यूएशन या जो फर्दर इसकी शेयर प्राइस होगी वो डिपेंड करेगी इसके मार्जिन रिकवरी पर, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज पर, इसके अलावा इसके दोनों सेगमेंट्स की स्ट्रेंथ पर, जीएसटी रिलीफ पर और इसके अलावा पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट पर। अगर इन्फ्लेशन कम होती है, जीएसटी रिलीफ मिल जाता है कंपनी को, पैकेज मिल्क की कंजम्पशन बढ़ जाती है, इसके सेल वॉल्यूम में इंक्रीज आता है और इसकी प्रोडक्ट प्राइस अगर कम हो जाती है तो अल्टीमेटली शेयर की प्राइस में काफी अच्छा इंक्रीज और अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा और ये शेयर कहीं 150 से 160 के राउंड अबाउट कंसोलिडेट कर सकता है। सो सिंपली एफसीईपीएल के केस में द कंपनी इज गुड, द स्टोरी इज इंप्रूविंग एंड द ट्रिगर इज विजिबल। नाउ द रियल क्वेश्चन इज वेदर अर्निंग्स मोमेंटम कैन कंटिन्यू और नॉट। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए और रिसर्च कंटेंट से फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Open your brokerage account today with Young's Capital.